हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार टारगेट विद आयांश में। आज हमारे यूपीएसआई 2021 के पी बाई क्यू की हिंदी की 17वीं क्लास है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहा सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। अगर हम बात करें सीता गाना गा रही है तो इसमें आपका कर्म मौजूद है, और जिस क्रिया में कर्म मौजूद होता है ना, वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा अनुपसर्ग नहीं है। ऑप्शन में दिया है अनुवर, अनुनय। अनुनय में तो है आपका अनुपसर्ग, अनुरित इसमें भी अनुपसर्ग है, और अन्वेषण में भी है। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं अनुवर की तो अनुवर में आपका अनुपसर्ग नहीं होता है। अगर हम बात करें इसका संधि विच्छेद की, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा अन्न प्लस उर्वर, यानी इसमें आपका अनुपसर्ग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए, यानी 3 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वो इसी अनुच्छेद को पढ़ के उसके जवाब देने हैं। आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। देखिए इस अनुच्छेद में आपको अनुशासन के बारे में बताया गया है। कह रहा है यहाँ पे कि अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है। कैसा है? भीतरी नियंत्रण। वह भीतर से बांधता है। यह भीतर से बांधना धर्म से संभव है। किससे संभव है? धर्म से। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। कैसे संस्कार दे सके? उच्च संस्कार दे सके। आगे कह रहा है, कह रहा स्व को पर के पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कारों को सद सकते हैं। उसके लिए आत्मतोषी और अप्रग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, कह रहा आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती है, वह सूचना मात्र ही देती है। अंडरलाइन कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। कह रहा वह सूचना मात्र ही देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे कह रहा है साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। कैसा? विश्लेषणात्मक अध्ययन। आगे कह रहा है इस चिड़ा फाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला, न धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसका फल यह है कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से कैसा है? अशिक्षित है। आगे कह रहा है उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है। चलिए आते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा आधुनिक शिक्षा हमें अपने बल से वंचित रखती है। टिट्टो यही लाइन उसमें अनुच्छेद में दी गई थी। कह रहा आधुनिक शिक्षा हमें अपने बल से वंचित रखती है क्योंकि मनुष्य की सूचना मात्र देती है। बिल्कुल सही जवाब, पहले ही आपका आंसर हो जाता है। विषयों की सूचना मात्र देती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से पूर्णता जोड़ता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है कि मनुष्य के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है मनुष्य महत्व दे। किसको महत्व दे? क्या पराविद्या से अपराविद्या को? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। परावलंबन से स्वावलंबन को? ये भी गलत है। यानी निज से पर को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसको महत्व दे मनुष्य? निज से पर को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। आपसे पूछा है शहर में कौन सी संज्ञा है। क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है? देखिए अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक की तो अगर शहर का कोई नाम दिया होता है, जैसे कलकत्ता दे दे, बम्बई दे दे, है ना, दिल्ली दे दे, इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन अगर शहर का नाम दे रहा है तो वहाँ पे आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो समूहवाचक और भाववाचक तो होगी नहीं, फिर इसमें आपकी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की तो देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध होता है, ठीक है, किसकी? किसी वस्तु या जाति का बोध होता है ना, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, पहाड़, ये सब आपके क्या हैं? एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम नहीं है तो फिर वो तद्भव होगा। ऑप्शन में दिया है योगी, जटा, यम या फिर यौवन। और आपसे क्या पूछा था कि तत्सम शब्द है नहीं इसमें। तो देखिए अगर हम बात करें जटा की, है ना, तो जटा भी है और यम भी है और यौवन भी है। लेकिन अगर हम वही बात करें योगी की, अरे जोगी की, तो जोगी आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका तद्भव शब्द है। अब बात करते हैं कि जोगी का तत्सम होता क्या है ना। तो जोगी जो आपका है, तो जोगी एक तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम योगी होता है। क्या होता है? योगी। अगर हम बात करें जटा, तो जटा आपका क्या है? एक तत्सम शब्द है ना।
तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जड़ होता है। क्या होता है? जड़। अगर हम बात करें यम की तो यम भी आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जम होता है। और यौवन भी आपका एक तत्सम शब्द है, इसका आपका तद्भव जोबन होता है। और योगी का जोगी तो होता ही है ना। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्या वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है या फिर लाघव चिन्ह का, अर्धविराम का, या फिर संकेत चिन्ह का? वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? तो वहाँ पे आपका अर्धविराम का प्रयोग होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, आपसे पूछा है ज्योति का विलोम क्या मंद होता है? मंद तो भाई तीव्र का होता है ना, मंद आपका तीव्र का होता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है दिव्य, तम या फिर प्रकाश। तो आपसे किसका ज्योति का पूछा है ना, तो ज्योति का विलोम आपका तम होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगर हम बात करें मंद की तो मंद का आपका विलोम हो जाता है तेज। क्या होता है? तेज। अगर वहीं हम बात करें दिव्य की तो दिव्य का आपका विलोम अदिव्य हो जाता है, राइट। वहीं बात करें प्रकाश तो प्रकाश का विलोम सब जानते हैं अंधकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? आपसे पूछा है किसमें आपका कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में दिया है मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ठीक है, इसमें आपका कर्तृवाच्य तो नहीं है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, इसमें भी नहीं है। आज नागरिक द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, इसमें भी नहीं है। आगे देखते हैं मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें आपका कर्तृवाच्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यानी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें आपका कर्तृवाच्य है। अब वहीं हम बात करें वाच्य की तो देखिए वाच्य जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य, है ना। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? क्या वीरगाथा काल को, रीति काल को, भक्ति काल को, या फिर आधुनिक काल को? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, आधुनिक काल को। तो आधुनिक काल को हम किस नाम से जानते हैं? गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? आपसे पूछा है कमल का पर्यायवाची, ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची क्या गुलाब होता है? बिल्कुल गलत है भाई, ठीक, या फिर अंबुज होता है ना, या फिर रजनीगंधा, रजनीगंधा भी नहीं होता और मल्लिका भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कमल का पर्यायवाची अंबुज होता है। अगर वहीं हम बात करें कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो इसका पर्यायवाची तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें देखिए कमल के पर्यायवाची की तो एक होता है अरविंद, उत्पल, अम्भोज, ठीक है, उसके बाद होता है आपका ताम्रश, पुष्कर, ये सब आपके जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा खान पान में कौन सा समास है? खान पान में क्या द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर द्वंद्व समास है? तो खान पान में आपका द्वंद्व समास हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, देखिए समास का वह रूप जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। और खान पान में आपका क्या है? दोनों पद प्रधान है, खान और पान, है ना, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपसे पूछा आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? क्या आच है, अ है, आ है, या फिर आ है? तो इसमें आपका हो जाएगा आ उपसर्ग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया? क्या निराला ने किया, ठीक है, धूमिल ने, अज्ञेय ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने किया? किसने किया था? तो हम बात करते हैं इनकी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, अज्ञेय, यानी प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन अज्ञेय ने किया था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। ऑप्शन में दिया है कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी, हाँ बिल्कुल है, कन्नौजी तो है आपकी। खड़ी बोली ये भी है, ब्रज ये भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है। और आपसे वही पूछा था कि जो नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें वही छत्तीसगढ़ी की, तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है ना, आपकी पूर्वी हिंदी भाषा वर्ग की बोली है। कहाँ की है? पूर्वी हिंदी भाषा वर्ग की बोली है। और वहीं पे आप अगर बात करें पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई, ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा ब्राह्मण के संपादक कौन थे? क्या प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, या फिर भारतेंदु, या फिर अंबिका दत्त व्यास, कौन थे? तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, यानी प्रताप नारायण मिश्र थे, राइट। चलिए अगर हम वहीं बात करें, जैसे ऑप्शन में दिया है बालकृष्ण भट्ट,
तो इसके आपके जो इस पत्रिका के जो आपके संपादक हैं इसके हो जाएंगे आपके बालकृष्ण भट्ट के थे हिंदी प्रदीप, ठीक है। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है, इसके जो संपादक हैं आपके वो बालकृष्ण भट्ट हैं, है ना, उल्टा हम बोल दिए थे। तो हिंदी जो प्रदीप है इस पत्रिका के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। वहीं कवि वचन सुधा के आपके जो कवि वचन सुधा पत्रिका है, इसे तो बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पर निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब तद्भव नहीं है मतलब तत्सम होगा। ऑप्शन में दिया है तीखा, हाँ बिल्कुल है। आदमी, ठीक है, आदमी, जीभ, जीभ भी है, और ढीठिए भी है। और आपसे क्या पूछा? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आदमी, राइट। वहीं अगर हम बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है तीखा, तो तीखा आपका क्या है? एक तद्भव शब्द है, तो इसका जो आपका तत्सम होता है ना वो तिक्त होता है। क्या होता है? तिक्त। और जीभ है आपका, तो जीभ भी आपका तद्भव है, इसका आपका होता है तत्सम, जीभ का होता है जिह्वा। क्या होता है? जिह्वा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? क्या चिंतामणि, घनानंद, रसलीन या फिर मीराबाई? ये किसकी है? तो ये आपके घनानंद की है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्या अपभ्रंश से लिया गया है, तुर्की से, फारसी से या फिर अरबी से? हमसे क्वेश्चन पूछा था कि उर्दू शब्द जो है ना वो किस भाषा से लिया गया है, तो जो आपके उर्दू शब्द आपका है वो आपके तुर्की भाषा से लिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत लोग अरबी लगाएंगे लेकिन अरबी गलत होगा, इसका सही जवाब तुर्की होगा। अगर वहीं हम बात करें कि उर्दू शब्द जो है तुर्की से तो लिया गया है, तो उर्दू शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी इसका होता है शाही शिविर, ठीक है। क्या होता है? शाही शिविर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ध्यान दीजिएगा, मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में? क्या अवधी बोली की, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर कन्नौजी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, खड़ी बोली। जो आपके मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर है ना, ये खड़ी बोली क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो देखिए हमने बता दिया, आपका मेरठ है, सहारनपुर और बिजनौर है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा के क्षेत्र बात करें हम, तो आपका मथुरा आता है, वृंदावन, आगरा और फिर भरतपुर, धौलपुर, अलीगढ़, ये सब आपके जो है ना ये ब्रजभाषा क्षेत्र हैं। वहीं हम बात करें अवधी की, ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए अवधी दिया है, तो अवधी क्षेत्र जो आपका है इसमें आपका जैसे लखनऊ हो गया, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, ये सब आपके अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन डी में दिया है कन्नौजी, तो कन्नौजी के अंतर्गत आपके जैसे कानपुर हो गया, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, कन्नौज इत्यादि, ये सब आपके कन्नौजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कह रहा कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्या मधुरेश की है, बच्चन सिंह की है, डॉक्टर रघुवंश की है या फिर नामवर सिंह की है ना? तो ये आपकी है नामवर सिंह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रसोत्पत्ति में, ठीक है, यानी जो रस की उत्पत्ति है उसमें कह रहा है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? क्या स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव? क्या कहते हैं उसको? उसको हम आपका अनुभाव कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी, तू प्राण है, में कौन सा छंद है? आपसे पूछा इसमें छंद कौन सा है? क्या उल्लाला है, इंद्रव्रजा है, रोला है या फिर वसंत तिलका है? तो इसमें जो आपका है ना इसमें उल्लाला है। कौन सा है? उल्लाला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें उल्लाला की, देखिए जो उल्लाला होता है ना इसके प्रथम और तीसरे चरण में, ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? पूछा है नहीं है, कह रहा है जो, वह, कुछ न कुछ, सब कुछ, कुछ भी। और आपसे क्या पूछा था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें आपका कुछ न कुछ ये तो है, कुछ भी ये भी है और सब कुछ ये भी है, लेकिन जो और वह ये आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, राइट। अगर हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो देखिए जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित वस्तु का बोध होता है ना, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, ये सब आपके जो है ना ये आपके जो हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26,
कह रहा माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डौले बोले माधुरी बानी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? आपसे इसमें अलंकार पूछा है, क्या यमक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या फिर रूपक है? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें श्लेष, देखिए श्लेष का पूछता है, बहुत ज़्यादा अर्थ पूछ लेता है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। क्या होता है? चिपकना। वहीं हम बात करें श्लेष अलंकार की, तो जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ एक से अधिक निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है ना। यानी कि जब कोई एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसका अर्थ जो है एक से अधिक निकले, वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार। इसीलिए तो कहते हैं कि श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा सूरदास किसके शिष्य थे? क्या वल्लभाचार्य के थे, नंददास के थे, मध्वाचार्य के या फिर विट्ठलनाथ के? किसके शिष्य थे? तो इसका हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी जो सूरदास जी थे वो आपके गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कह रहा नीरस, निरंद्र, नीरव या फिर नीरज? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीरज। इसमें आपका जो है ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा था कि इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखिए नीरस में भी उपसर्ग है, निरंद्र में भी है, नीरव में भी, लेकिन नीरज में कोई उपसर्ग नहीं है। और वही आपसे पूछा कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तो अगर हम बात करें पूर्व मध्यकाल के समय की, तो यह जो आपका है ना, ये 1375 से लेकर 1700 तक का माना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? पूछा इसमें कौन सा वाच्य है। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य? क्या कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य, है ना। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इसमें आपका कर्तृवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। क्या भूभुण कहते हैं, वनखंडी, ऊसर या उर्वरा? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा वह भूमि या वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता है उसको हम ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ठीक है, मोहन बाजार पहुंच गया, इसमें पूछा है कौन सी क्रिया है। क्या इसमें अनेकार्थक क्रिया है ना? अनेकार्थक क्रिया है? नहीं, इसमें अनेकार्थक क्रिया तो नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया? नहीं, क्योंकि कर्ता देखिए एक काम पूरा करके जब दूसरे काम में लगता है ना, वहाँ पे आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैं ऐसे कह सकते कि मैं सोकर उठा, पहले सोया फिर उठा, तो यहाँ पे आपकी पूर्वकालिक क्रिया, तो ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं, तो पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। अकर्मक क्रिया ये भी नहीं है, तो इसमें आपकी कौन सी है? सकर्मक क्रिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? ठीक है, आपसे पूछा है आरोह का विलोम। क्या आरोह का विलोम इसमें दिया है प्ररोह, अवरोह, समारोह या फिर निर्मोह? क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका अवरोह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपसे पूछा स्त्रीलिंग शब्द, सभा, गृह, चंदन या फिर पत्ता? और हमसे क्या पूछा था? स्त्रीलिंग शब्द पूछा था, है ना। तो इसमें हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करें गृह की, एक मिनट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है पूछा है आपसे ना, तो गृह अच्छा है, तो गृह तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो पुल्लिंग है आपका, ये ऑप्शन गलत। चंदन ये भी पुल्लिंग है, पता ये भी पुल्लिंग है, लेकिन बात करें सभा की ना, तो सभा बैठी है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। राइट, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? ध्यान दीजिएगा, कह रहा प्राप्त नहीं हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रेमचंद जी को, है ना, प्रेमचंद जी को, रामधारी सिंह दिनकर इनको तो मिला था, नरेश मेहता इनको भी मिला था, सुमित्रानंद पंत इनको भी मिला था, लेकिन प्रेमचंद जी को नहीं मिला था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36
कह रहा है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ठीक है, कह रहा है बड़े लोगों की बातें, एक मिनट, हाँ, कह रहा है बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, ऐसा तो नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे श्लोकोक्ति का अर्थ पूछा है ना, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है बड़े लोगों के काम करना, बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है, ये भी गलत है। सी में कह रहा है कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, बिल्कुल सही बात है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, यानी कि नहीं कहते कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। कह रहा तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार, यानी कौन में पूछा आपसे कौन सा सर्वनाम है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक। भाई देखिए संबंधवाचक में तो जो सो होता है, कई बार हमने बताया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो वैसे भी गलत हो जाएगा, है ना। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ये सही है, संबंधवाचक नहीं होगा। निश्चयवाचक ये भी नहीं है। निजवाचक जहाँ पे स्वयं खुद के लिए प्रयोग करते हैं जिस सर्वनाम का, वहाँ पे निजवाचक होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ये क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है इसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जैसे इसमें आता है कैसे, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, ये सभी जो है ना प्रश्नवाचक, देखिए इसमें प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, दर्शन, लता, नारी या फिर गाय। तो देखिए जो दर्शन है ना, ये आपका हमेशा बहुवचन वाला शब्द है, यानी इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक तो आपका दर्शन होता ही है, और उसके बाद फिर आपका आता है एक आंसू। ठीक है, आंसू भी आता है, और हस्ताक्षर और कागज, ये सब जो आपके हैं ना, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है, आपसे पूछा है कर का जो है ना, इसका सही अनेकार्थक समूह कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिए दिया है क्री, क्रिया या फिर विशेषण। ठीक है, क्री, क्रिया या फिर विशेषण, है ना, तो ये तो होगा नहीं। आगे दिया है सुधाकर, दिवाकर, हिमकर, ये भी नहीं है। पुष्कर, पीकर, खाकर, ये भी नहीं है। देखिए कर का मतलब हाथ होता है, बिल्कुल। किरण और करना, ये सब कर के अर्थ होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि आपसे वही पूछा था कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह कौन सा है, तो हाथ, किरण और करना, ये सब आपके कर शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही मतलब सही जवाब हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो देखिए जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है, क्या होता है, पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है ना, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर हम बात करें कारक चिन्हों के आधार पर, तो कारक चिन्हों के आधार पर जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है करण तत्पुरुष, एक होता है संप्रदान तत्पुरुष, ऐसे समझिए, पहला होता है करण तत्पुरुष, दूसरा संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा अपादान तत्पुरुष, चौथा अधिकरण तत्पुरुष, पांचवां संबंध तत्पुरुष और छठवां कर्म तत्पुरुष। एक बार फिर से रिवाइज करिए, पहला करण तत्पुरुष, दूसरा संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा अपादान तत्पुरुष, चौथा अधिकरण तत्पुरुष, पांचवां संबंध तत्पुरुष समास, और जो छठवां आपका होता है ये आपका कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है।